गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 3 मई के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से समझेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? लास्ट सेशन में हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात की थी। आपको पता है कब मनाया जाता है? आज मनाया जा रहा है 3 मई को। यहां पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 हाल ही में जारी किया गया, जिसमें इंडिया को 180 देशों में 151 रैंक पर रखा गया है प्रेस की फ्रीडम के मामले में। कौन से देश की पॉलिसीज प्रेस को लेकर कितनी ज्यादा अच्छी है, कितनी ज्यादा लिबरल है, जो प्रेस है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कितनी इजीली स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है, इन सभी के आधार पर, इन सभी डायमेंशंस के आधार पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को निकाला जाता है ना। जो मीडिया के लोग हैं कितने ज्यादा खुलकर अगर सरकार की आलोचना करनी है तो कर पा रहे हैं, है ना। अपने जनता के मुद्दों को रख पा रहे हैं जनता के सामने या देश के सामने या वर्ल्ड के सामने। इस आधार पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को निकाला जाता है। अब 180 देशों को कैलकुलेट किया जाता है हर साल, और इसमें इंडिया को इस साल 151 रैंक पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि रैंक इंडिया की ही पूछी जाएगी। यह भी पूछा जा सकता है कि 2024 में रैंक क्या थी। तो 2024 में इस इंडेक्स में इंडिया को 159 रैंक पर रखा गया था, जो कि अब सुधरी है और हम आए हैं 151 रैंक पर। जारी कौन करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस के पेरिस की एक संस्था, एक एनजीओ है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है हर साल। 2025 में इंडिया को 151 रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर ये 159 रैंक पर थी। मतलब 8 रैंक की कहीं ना कहीं इंडिया में सुधार आपको देखने को मिलेगा। 8 रैंक का यहां पर सुधार हुआ है। इस रैंकिंग में सबसे ज्यादा टॉप पर रखा गया है नॉर्वे को। नॉर्वे टॉप पर है, यूरोप का देश है, लगातार 8वें साल ये टॉप पर रहा। मतलब जहां पर प्रेस को सबसे ज्यादा फ्रीडम है। ठीक है, लगातार 8 और आज इस साल 9वें साल इसको लगातार टॉप पर रखा गया है। एस्टोनिया सेकेंड नंबर पर आता है, नीदरलैंड थर्ड नंबर पर आता है। ये टॉप 3 है। इंडिया की रैंक हो जाती है 151। अब इसके बाद इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंडिया की नेबर कंट्रीज की बात करें तो पाकिस्तान 158 रैंक पर है, नेपाल 90 नंबर पर है, 90 रैंक पर, म्यांमार का 169 रैंक है, बांग्लादेश 149 रैंक पर, और श्रीलंका है 139 रैंक पर। ओके, इंडिया की नेबर कंट्रीज को याद रखिएगा, यहां से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स का ये इंडेक्स से सबसे पहली बार इसको शुरू किया गया था 2002 में, और 180 कंट्रीज को यहां पर रैंक दी जाती है इस इंडेक्स में। एनजीओ है कहां का? फ्रांस के पेरिस का। इस एनजीओ की शुरुआत हुई थी, जो कि इंडेक्स जारी करता है, 1985 में। और ये मैंने आपको कल भी बताया था और अभी मैंने आपको रिपीट किया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2025 में इंडिया की रैंक कितनी हो गई? 151। 2024 में रैंक क्या थी? तो ये थी 159। डन। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर तक 166.8 किलोमीटर के नए 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? अच्छा देखिए, 4 लेन का एक हाईवे है, ये समझ में आ गया, पर ये ग्रीनफील्ड हाईवे क्या होता है? मैंने आपको कुछ समय पहले भी इसके बारे में बताया था कि ग्रीनफील्ड हाईवे या ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की हम यहां पर बात करते हैं तो पूरी तरीके से नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है। मतलब देखिए, अगर पहले से ही कोई एक कंस्ट्रक्शन है और उसको वापस से रिनोवेट किया जा रहा है ना,
उस पर उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, तो फिर वो ब्राउन फील्ड परियोजना हो जाती है। लेकिन ग्रीन फील्ड का मतलब है कि पूरे नए सिरे से पूरी संरचना का निर्माण किया जाएगा, पूरा नया हाईवे बिछाया जा रहा है, ये होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो हाल ही में देखिए केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर तक 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 22,864 करोड़ रुपए हाल ही में मंजूर किए हैं। भारत के जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। यहां पर आपको शायद मैप पर क्लियर ना दिखे, लेकिन मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर तक यह हाईवे जाएगा और इसका निर्माण शुरू होने वाला है। प्रोजेक्ट को हाल ही में अप्रूवल दिया गया। अब 166.8 किलोमीटर में से ऑलमोस्ट 144 किलोमीटर का हिस्सा मेघालय में रहेगा और केवल 22 किलोमीटर इसका निर्माण किया जाएगा असम में। ठीक है, प्रोजेक्ट को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के आधार पर बनाया जाएगा, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर, है ना, जिसमें 40% तक गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है और बाकी 60% कोई प्राइवेट डेवलपर होता है। एक सीमा तय की जाती है जिस पर टोल, है ना, कुछ लिमिट समय तक वो प्राइवेट सेक्टर का जो भी जिसने भी पैसा लगाया वो वसूलता है और उसके बाद फिर वो फाइनली चला जाता है गवर्नमेंट के हाथ में हमेशा के लिए। 15 साल, 20 साल, 30 साल, है ना, लीज हो जाती है। तो वो प्राइवेट सेक्टर ने क्योंकि पैसा लगाया है तो वो भी वसूलेगा यहां पर। उसके बाद फिर गवर्नमेंट को फाइनली दे दिया जाता है जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उसके बाद। निर्माण 3 साल में होगा, 2025 में अब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, 2028 में ये पूरा हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, इसके तहत ये बनाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस हाईवे को बनाए जाने का? पहली चीज तो भाई कि जो मेघालय से असम तक या गुवाहाटी से सिलचर तक जो पहले यात्रा का समय 8.5 घंटे लगता था, इस हाईवे के बाद 3.5 घंटे तक की सेविंग होगी हाईवे पे यात्रा करने पे। मेघालय के जो सीमेंट और कोल एरियाज हैं वहां पर इंडस्ट्रीज और जॉब्स प्रोवाइड करने में मदद मिलेगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम जो रणनीतिक दृष्टि से देखें तो हमारी जो बॉर्डर के पास के ये एरियाज है तो यहाँ पर आर्मी को जल्दी एक्सेस मिलता है, क्विक एक्सेस मिलता है। अगर कोई भी बांग्लादेश हरकत कर दे, कल चाइना कुछ हरकत कर दे तो हमारी आर्मी को हम यहाँ पर डिप्लॉय कर पाए। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण, वैसे तो बहुत सारे देखिए फायदे होते हैं और आपको पता है इंडिया में लगातार हाईवे बनाए जा रहे हैं और जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, हाईवे ब्रिज, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, है ना, एयरपोर्ट वगैरह, ताकि अगर कभी कुछ हमको प्रॉब्लम आती है हमारे पड़ोसी देशों से तो हमारी जो सेना है वो रिटेलिएट कर पाए, जल्दी से एक्शन ले पाए। ये इसका एक मेन उद्देश्य भी है। आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए गन्ने की एफआरपी में कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो देखिए, भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, है ना, 23 फसलों पर एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और एक फसल गन्ने पर एफआरपी को जारी करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग केंद्र को सिफारिश करता है और फिर केंद्र इसको लागू करता है। ठीक है, अभी गन्ने की फसल पर एफआरपी को अनाउंस किया गया है 2025-26 के लिए और पिछले साल की तुलना में ये एफआरपी 4.41% बढ़ी है, 4.41%। ठीक है, देखिए पहले गन्ने पर 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें गन्ने पर जो पैसा दिया जाता था पर क्विंटल वो 340 रुपए था, ओके, जिसे अब बढ़ाकर कर दिया गया है 355 रुपए प्रति क्विंटल। और इस तरीके से जो बढ़ोतरी हुई है एफआरपी पर वो है 4.41%। अब देखिए जो 23 फसलें हैं उन पर एमएसपी जारी की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, और गन्ने पर एफआरपी को जारी किया जाता है। इसका मतलब होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, है ना। क्या होता है कि जो शुगर इंडस्ट्री से वो डायरेक्ट जब गन्ना किसानों से गन्ना खरीदती है तो उनको गन्ना किसानों को एफआरपी देनी पड़ती है,
और बाकी फसलों पर एमएसपी जारी की जाती है 23 बची हुई फसलों पर। कौन जारी करता है? तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 24 फसलों पर मतलब गन्ने पर भी और 23 फसलों पर एमएसपी, दोनों ही इसकी सिफारिश पर यूनियन गवर्नमेंट इसको तय करती है। अब सबसे पहली बार जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 1965 में गठित किया गया था, 1965 में। तब से ये देश में काम कर रहा है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। अब 23 फसलें जिन पर एमएसपी जारी की जाती है, 7 तो यहां पर अनाज फसलें हैं, 7 प्रकार के अनाज पर, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ, है ना। तो 5 प्रकार की दलहन फसलें हैं, 7 प्रकार की तिलहन फसलें हैं, 4 प्रकार की कमर्शियल क्रॉप है। यहां पर पॉज करके पढ़ लेना कौन कौन सी फसलें हैं। तो इस तरीके से 23 फसलों पर एमएसपी को जारी किया जाता है और गन्ने पर एफआरपी जारी की जाती है। ठीक है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए एनटीपीसी एग्जाम 2025 का जीएस का देखिए 10,000 वन लाइनर यहां पर आपके लिए अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, जीएस के जो भी सब्जेक्ट आपको स्पेशली एनटीपीसी में पूछे जाते हैं वो आपको यहां पर पूरा कवर हो जाएगा। 10,000 वन लाइनर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जीएस के, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी, तो एक बार फिर से आपके लिए ये ऑफर ऑफ द डे में है। 29 रुपीज में आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी। ठीक है, आपको पता है रेलवे की एनटीपीसी लाइनअप है, जल्दी इसको कंडक्ट कराया जाएगा और रेलवे की अदर एग्जाम के लिए भी ये काफी आपको बेनिफिट करेगा। तो अगर आपने अदर एग्जाम, रेलवे की जो अदर एग्जाम है उसके अगर फॉर्म फिल किए तो वहां पर भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपको मदद चाहिए तो आप इस पर कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। आगे बढ़ेंगे तब तक हम हाल ही में भारत का पहला एआई सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार को। क्या है ये? पहला एआई सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। इसमें किया क्या जाएगा, जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया है ना, उसके लिए अलर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम विकसित किया गया है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। यह सिस्टम काम कैसे करेगा आपको पता है? सैटेलाइट रियल टाइम इमेजेस देगा इस पर्टिकुलर सिस्टम पर, या एक एप्लीकेशन है ऐसा मान लो, है ना। सैटेलाइट के माध्यम से आपको पूरे जंगल की, फॉरेस्ट एरिया की इमेजेस दिखेगी रियल टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, लाइव। और अगर कहीं भी आप, अगर एमपी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो निगरानी करेगा, कहीं पर भी अगर ऐसी अवैध गतिविधियां दिखाई देती है, पेड़ों की कटाई दिखाई देती है, या फिर कोई लोग भी जंगल में बोल सकते हैं कि प्रतिबंधित एरिया में घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो उन पर फटाफट एक्शन लिया जा सकता है। तो इंडिया में ये पहली बार हुआ है, पहला एआई सक्षम रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम है ना, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इलीगल ट्री कटिंग को रोकेगा, है ना, जो लैंड इंक्रोचमेंट है उसको रोकने में मदद मिलेगी, फॉरेस्ट एरिया की जो अवैध कटाई होती है उनको रोकने में मदद मिलेगी, और जंगल को सेव करने में यहां पर मदद मिलेगी, फॉरेस्ट एरिया को। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, आगे चलकर ड्रोन्स का यूज किया जाएगा, है ना, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट में इलीगल एक्टिविटीज को कैप्चर किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, और किसी भी प्रकार का वनों की कटाई, जमीन कब्जा, इनको रोकने में मदद मिलेगी मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एमपी में लागू किया गया है, जल्द पूरे राज्य में से लागू किया जाएगा। यहां पर मध्य प्रदेश की बात करें, कैजुअल भोपाल इसकी कैपिटल है ना। मंगूभाई पटेल गवर्नर हैं, सीएम है मोहन यादव। एक सदनी विधायिका देखने को मिलती है, केवल विधानसभा है 230 सीटें देखने को मिलती है, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गिरिजा व्यास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी?
तो गिरिजा व्यास का हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कांग्रेस की बहुत ही वरिष्ठ नेता थी, मतलब पॉलिटिक्स से संबंधित है। आंसर डी, ये है गिरिजा व्यास। ठीक है, आकस्मिक दुर्घटना के कारण इनकी हाल ही में निधन हो गया है। कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी और 2005 से लेकर 2011 तक नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी चेयरमैन के रूप में इन्होंने काम किया है, अध्यक्ष के रूप में। राजस्थान राज्य से बिलोंग करती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेता थी, पॉलिटिक्स से संबंधित काफी सारे अलग अलग पदों पर ये रही है गिरिजा व्यास, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, है ना, 2013 से 14 तक इस मिनिस्टर के पद पर इन्होंने, मिनिस्ट्री के पद पर काम किया है। डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के रूप में इन्होंने 1991 से लेकर 1993 तक काम किया है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसके अध्यक्ष के रूप में 2005 से लेकर 2011 तक इन्होंने काम किया है। ओके, तो गिरिजा व्यास हाल ही में निधन हुआ, 79 वर्ष की आयु में, राजस्थान से आती है, कांग्रेस की लीडर, पॉलिटिक्स से संबंधित। जो अदर निधन हुए हाल ही में, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, पर जो स्टूडेंट पहले सेशन को नहीं ज्वाइन कर पाए हों या जो नए आए हों उनको पता होना चाहिए। दारीपल्ली रमैया एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिनका कुछ समय पहले निधन हुआ। मनोज कुमार फिल्म अभिनेता, इनका रिसेंटली निधन हुआ है। जस्टिस वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज जिन पर पहली बार इम्पीचमेंट लाया जा चुका है 1991 में। गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद क्लासिकल सिंगर थे। अनिल जोशी गुजराती कवि। रमाकांत रथ ओडिया पोएट जिनका निधन हुआ। राम साहेब पांडे फोक डांसर मध्य प्रदेश से जिनका निधन हुआ। कुमुदनी लखिया कथक डांसर। और शाजी एन करुण, इनको अभी हमने पढ़ा था 2-3 सेशन पहले, फिल्म मेकर है दक्षिण भारत से। तो इन सभी का निधन हुआ है पिछले कुछ समय में। पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो वापस। वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन किया जाने वाला है दुबई में। कहां किया जाएगा? दुबई। ठीक है, आयोजन शुरू होगा 13 मई को और 15 मई तक 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है, वर्ल्ड पुलिस समिट। इवेंट को दुबई पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही है और इसमें मदद करेगी यूएई के जो पीएम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, है ना, यूएई के पीएम हैं। इनके साथ मिलकर दुबई पुलिस ऑर्गेनाइज कर रही है दुबई में वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का। पूरे वर्ल्ड में पुलिस, साइबर क्राइम और इसके अलावा जो पब्लिक सेफ्टी है उनसे संबंधित नए आइडियाज, कैसे पुलिस को और ज्यादा इनोवेटिव किया जा सकता है और ज्यादा एफिशिएंसी लाई जा सकती है, साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है ना, पब्लिक सेफ्टी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इन पर अगर कोई आइडियाज है ना, कोई टेक्नोलॉजीज जितनी भी आ रही है या नई कौन सी डेवलप की जा सकती है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। समिट में 100 देशों से 150 से ज्यादा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जो स्पीकर्स है, जो डेलीगेट्स है, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का, मई मंथ में। यूएई की यहां पर बात कर लेते हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व है। तो यूएई है ना, एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहां पर करेंसी के रूप में दिरहम का यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट के पद पर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान देखने को मिलते हैं यूएई में। और प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने बात की, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम यहां के पीएम के पद पर हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ, है ना, कहां पर? इंडियन एयरफोर्स में उप वायुसेना अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, है ना, या फिर एन तिवारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो हाल ही में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया। अभी तक इस पद पर एसपी धनकर कार्यरत थे, है ना, एयर मार्शल, जिनको रिप्लेस किया है नर्मदेश्वर तिवारी ने। इसके अलावा भी काफी सारे अलग अलग अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं इंडियन एयरफोर्स में या डिफेंस के अलग अलग सेक्टर में।
जैसे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया। चीफ बने किसके? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। सही है। देखिए यहां पर हम समझे कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ क्या है, जिसके चीफ बने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। तो भारत में तीनों सेनाओं के मध्य में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने का काम होता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, है ना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अंतर्गत ये पद काम करता है। लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू अभी तक इस पद पर थे, जो कि रिटायर हुए हैं काफी समय बाद, तो अब बने हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को आर्मी के नॉर्दर्न जो कमांड है उसका कमांडिंग इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो ये 3 अपॉइंटमेंट है ना, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन में थे वो इंपॉर्टेंट है। उप वायुसेना अध्यक्ष, इनको याद रखिएगा, नर्मदेश्वर तिवारी को। यहां पर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ या चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है पद, है ना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंतर्गत ये कार्य करता है। इंडियन आर्मी की कमांड्स की यहां पर बात कर लेते हैं। तो आर्मी कमांड का जो हेडक्वार्टर होता है ना, उसके अंतर्गत भारतीय आर्मी की या इंडियन आर्मी की 7 कमांड काम करती है। 7 कमांड है आर्मी की। कौन कौन सी? तो नॉर्दर्न कमांड देखने को मिलती है हमें जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। वेस्टर्न कमांड की बात करें तो ये देखने को मिलती है हरियाणा में। ईस्टर्न कमांड कोलकाता वेस्ट बंगाल। सदर्न कमांड देखने को मिलती है हमें पुणे महाराष्ट्र में। सेंट्रल कमांड की यहां पर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। साउथ वेस्टर्न कमांड राजस्थान के जयपुर में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड देखने को मिलती है हमें शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य में। यह हो गई आर्मी कमांड। अब एयर फोर्स कमांड की यहां पर बात करें तो वेस्टर्न एयर कमांड, जो कि हमें देखने को मिलेगा सुब्रतो पार्क नई दिल्ली में। फिर ईस्टर्न एयर कमांड की बात करें तो ये शिलोंग मेघालय। सेंट्रल एयर कमांड की बात करें तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सदर्न एयर कमांड की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम केरला में देखने को मिलेगी। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात में है। ट्रेनिंग कमांड देखने को मिलेगी कर्नाटका के बेंगलुरु में। और इसके अलावा मेंटेनेंस कमांड की बात करते हैं तो यह देखने को मिलती है वायुसेना नगर, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आर्मी कमांड 7 और जो एयरफोर्स कमांड है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी थे तो इनको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं मुख्यालय कहाँ है किस कमांड का, तो याद रखना, इसलिए मैंने सारे बता दिए आपको। हाल ही में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है अमितेश कुमार सिन्हा को। अमितेश कुमार सिन्हा ने सीईओ के पद पर रिप्लेस किया है सुशील पाल को। अब देखिए जो अमितेश कुमार सिन्हा है ना, ये पहले भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ पूर्व में रह चुके हैं। मतलब एक बार फिर से इनको नियुक्त किया गया है, लेकिन इनके पहले सुशील पाल इस पद पर थे जिनको अमितेश कुमार सिन्हा ने रिप्लेस किया है। साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में एडिशनल सेक्रेटरी का पद भी अभी लगातार संभाल रहे हैं। यहां पर आपको इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसी के सीईओ हैं। तो 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री का मिशन है भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाना, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य उद्देश्य। 2021 में से लॉन्च किया गया था और उस वक्त जो बजट रखा गया था इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंडिया को वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करना, आत्मनिर्भर बनाना। क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर काफी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज होते हैं, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं अधिकतर। तो उसके लिए इंडिया आत्मनिर्भर बने, ग्लोबल लीडर बने, इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे 2021 में। और 2024-25 के बजट में 6,903 करोड़ रुपए और यहां पर इस मिशन के लिए मंजूर किए गए।
ठीक है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए अमितेश कुमार सिन्हा। डन। आगे, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है ना, किसके बारे में है? तो चुनौतियां मुझे पसंद है, इस बुक को, ये बुक बेस्ड है किसके जीवन पर? तो ये आनंदीबेन पटेल के जीवन पर बेस्ड है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसे लॉन्च किया है, इस बुक को। ठीक है, तो चुनौतियां मुझे पसंद है, आई लाइक चैलेंजेस। ये यूपी की गवर्नर है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल। इनके जो संघर्ष हैं इनके जीवन में, कैसे अलग अलग समय में अलग अलग राज्यों के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया, किन चुनौतियों को इन्होंने फेस किया आनंदीबेन पटेल ने, और गुजरात की किस तरीके से पहली महिला सीएम बनी आनंदीबेन पटेल, उसकी उन सभी का विवरण, इनकी पूरी जो जर्नी है जीवन की, उसका विवरण देखने को मिलता है चुनौतियां मुझे पसंद है बुक में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में इसे लॉन्च किया है। अब लिखने वाले इतने ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी 3 लोगों ने इसे मिलकर लिखा है, विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। ये 3 लोग हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। आनंदीबेन पटेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये गुजरात से आती है भारत में, और गुजरात राज्य की एकमात्र महिला सीएम रही है। करंटली ये यूपी की गवर्नर है, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नर रह चुकी है। वर्तमान में यूपी की गवर्नर है सरोजनी नायडू। नायडू जो थी पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर थी, उत्तर प्रदेश राज्य की, और उनके बाद यूपी की दूसरी महिला गवर्नर बनी है आनंदीबेन पटेल, है ना, वर्तमान में यूपी की गवर्नर है। डन। आगे अदर बुक्स की बात कर ले जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है थोड़े समय के अंदर। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई एंड अनलकीली फ्रेंडशिप, एएस दुल्ला की पुस्तक है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा की बुक है। मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुणमुगम और एरोल डी क्रूज की बुक है। द महात्मा मैनिफेस्टो, ये बुक है राजेश तलवार की। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट है ये 2025 की हाल ही में जारी की गई। इसमें यह बताया गया है कि भाई 2024 से 2025 के मध्य में, मतलब ये जो एक फाइनेंशियल ईयर है, उसमें विंड एनर्जी कितनी क्षमता एडिशनल जोड़ी गई है ना, एक्स्ट्रा एक साल में कितनी नई कैपेसिटी को विकसित किया गया है, इस आधार पर रैंक करता है ग्लोबल विंड रिपोर्ट। ये नहीं देखता कि किसकी सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड नंबर पर कौन सबसे ज्यादा विंड एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, इस आधार पर नहीं, एक साल में किसने कैपेसिटी को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, क्षमता को जोड़ा है। तो भारत ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 की टैली में 4th प्लेस पर है, जिसने सबसे ज्यादा एक साल में विंड एनर्जी को जोड़ा है। पहले नंबर पर कौन? तो पहले नंबर पर यहां पर आ जाता है चाइना। ओके, हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ये संस्था है जिसने रिपोर्ट को जारी किया, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 को। इसने बताया कि पिछले एक साल में पूरे वर्ल्ड में 117 गीगावाट नई विंड एनर्जी को जोड़ा गया है। विंड एनर्जी कैपेसिटी डेवलप की गई है 117 गीगावाट, है ना। टोटल कैपेसिटी हो गई है पूरे वर्ल्ड की 1136 गीगावाट 2025 तक। इसमें सबसे टॉप पर है चाइना, जिसने 79.8 गीगावाट विंड एनर्जी को कैपेसिटी को जोड़ा है। आप समझिए 117 गीगावाट नहीं जुड़ी, उसमें से 79.8 गीगावाट अकेले चाइना ने जोड़ी। आप सोचो ये कितना आगे है चाइना। सही है। इंडिया की देखो आप, इंडिया 3.4 गीगावाट और चाइना 79 गीगावाट, कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, हमें आजाद होने के बाद काफी सारे चैलेंजेस रहे हमारे सामने, काफी सारी प्रॉब्लम्स रही, ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं हम भी। चाइना टॉप पर है 79.37 गीगावाट, फिर यूएसए आता है सेकेंड नंबर पर 4.0 गीगावाट,
थर्ड पर है जर्मनी जिसने 4 गीगावाट तक एनर्जी कैपेसिटी जोड़ी है। चौथे पर इंडिया 3.4 गीगावाट और ब्राजील फिर आता है 5वें नंबर पर 3.2 गीगावाट। तो रिपोर्ट है ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जारी करता है और इसे पहली बार शुरू किया गया था 2006 में। ग्लोबल विंड एनर्जी एक ट्रेड एसोसिएशन है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, जो कि विंड एनर्जी के सेक्टर में काम करता है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और अगले ही साल से इसने इंडेक्स या रिपोर्ट निकालना शुरू कर दी। इसका हेडक्वार्टर पुर्तगाल के लिस्बन में देखने को मिलता है। अच्छा, इंडिया की विंड एनर्जी कैपेसिटी वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में इंडिया की विंड एनर्जी कैपेसिटी है 50 गीगावाट। यह मार्च 2025 का डेटा है। 50 गीगावाट तक हमारी विंड एनर्जी कैपेसिटी है। गुजरात टॉप पर है विंड एनर्जी प्रोड्यूसर के मामले में, सेकंड पर कर्नाटक और तमिलनाडु। ये टॉप 3 स्टेट आते हैं, है ना, विंड एनर्जी प्रोडक्शन या जनरेशन में, जनरेट करने में। डन। तो यहां पर हमारे 3 मई के सभी करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे रिवीजन पर। चलें। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर 2 स्वतंत्र स्टेट बने थे? 1960। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई? खुनिंग पटामा लिस्वाड तरकुल। एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यू पर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमेजन। बोलिविया में स्थित किस ज्वालामुखी को जोम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है? उत्तुरुनकु। उत्तुरुनकु, है ना, ठीक है, अलग सा नाम है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, अभी हमने बात की, 3 मई को। फिर पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन विवाद किन 2 देशों के मध्य में है? अमेरिका और मेक्सिको। भारत में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना पहली बार किस वर्ष की गई थी? 1980 में। फिर हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलोक जोशी। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कहां किया गया या किया जा रहा है? मुंबई। और लास्ट क्वेश्चन था हमारा, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ये सभी करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो इसे 9 स्टेट है जिनसे भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये कल की क्वेश्चन है ना, ठीक है। 9 स्टेट है, भारत के 9 स्टेट है जो कि समुद्र से बाउंड्री शेयर करते हैं, समुद्र से लगते हैं। ठीक है। रेड क्लिफ सीमा किन 2 देशों की सीमा है? तो इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है? तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नेशनल इनकम की गणना करता है, राष्ट्र आय की। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, रोलिंग प्लान को किस 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? और निम्नलिखित में से या किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया? तीनों क्वेश्चन कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।